गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो? बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे होने चाहिए। पढ़ाई जो कर रहे हो ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। चैप्टर 4 1 2 3 4 हो गया आपका, ये मेंसुरेशन का चैप्टर भी हो गया है, स्टैटिस्टिक्स का भी हो गया बच्चों। अब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब यूक्लिड्स के बारे में आपने सुना नहीं होगा, ये ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। इजिप्ट में एक अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर है, वहाँ पे ये मैथमेटिक्स का टीचर था। अपने टाइम यानी 325 BC से लेके 265 BC, ही वाज बोर्न इन 325 BC एंड डाइड इन 265 BC। अब ये उल्टा चल रहा है, पहले जो ईयर्स उल्टे चल रहे बिफोर क्राइस्ट। 325 आया, फिर 324 आया, फिर 323 आया, इस तरह से करते 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 0 1 आ गया, फिर 1 से शुरू हुआ है, फिर AD है ना 1 2 3 4, इस तरह अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो अपने टाइम में उसने देखो, एक आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, मिस्टर थेल्स, THALES, थेल्स का चेला प्यूपिल कौन था? पाइथागोरस। आपने सुना होगा पाइथागोरस, ये सब आपके एग्जाम में आने वाला नहीं, पाइथागोरस था। थेल्स का ही वाज, पाइथागोरस वाज स्टूडेंट ऑफ थेल्स, और पाइथागोरस का ये यूक्लिड्स फ्रेंड था। तो ये बहुत ही बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए थे अपने टाइम में, किसी जमाने में। तो सभी ने अपने अपने मैथ के फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। यूक्लिड ने ज्योमेट्री में काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। उसने सारी कई चीजें कलेक्ट की। उसने एक बुक लिखी थी, एलिमेंट्स। ही रोट ए बुक, द नेम ऑफ बुक वाज एलिमेंट्स। इस बुक में 13 चैप्टर थे, 13 चैप्टर, ईच चैप्टर का नाम था बुक। तो चैप्टर का नाम ईच चैप्टर वाज कॉल्ड, ठीक, 13 चैप्टर कह सकते हैं, 13 बुक्स थे, 13 बुक्स। मतलब ईच चैप्टर वाज बुक 1, बुक 2, ऐसे हम तो बोलते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2, इस तरह से करते करते उसने बुक 13, मतलब नेम ऑफ बुक वाज एलिमेंट्स, एंड उसके अंदर बुक 1 बुक 2 बुक 3 ये चैप्टर्स के नाम थे। ठीक है बच्चों, अब मैं अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आपके एग्जाम में ये सब पूछेगा नहीं। यूक्लिड लिस्टेड 23 डेफिनेशंस, ज्योमेट्री में बड़ा काम किया था उसने। ही लिस्टेड 23 डेफिनेशंस इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स। उस बुक 1 में देखो, बुक 1 बुक 2 बुक 3 देयर वर 13 चैप्टर्स। तो फर्स्ट चैप्टर में उसमें 23 डेफिनेशन लिखी थी सारी। आप चाहें तो ये बुक इज अवेलेबल, बड़ी लाइब्रेरी में मिल सकती है आपको, यू कैन फाइंड। वो इसमें है ना एलिमेंट्स, पुरानी है, बहुत बड़ी। सम ऑफ देम आर, बुक 1 में चैप्टर 1 में 23 डेफिनेशन थी, जिनमें 7 डेफिनेशन इंपोर्टेंट वो इसमें लिखी। देखो उस टाइम तक किसी को दुनिया में मैथ के बारे में काफी कम नॉलेज था। तो उसने पहली थी, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट आज भी वही है, पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है ना, यानी अब इसके फर्दर कोई पार्ट नहीं होते। जो बिल्कुल आपको ये काफी चीजें पहले से पता है। बोले लाइन है, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी बिना चौड़ाई की कोई लंबाई है, उसको लाइन बोलते हैं। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट, लाइन्स के एंड्स पॉइंट्स होते हैं। ये थोड़ा आजकल हम इसको उल्टा मानते हैं। आजकल तो एंड्स ऑफ लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट के एंड्स को हम पॉइंट बोलते हैं। लाइन को तो लाइन इज नो एंड्स, लाइन के कोई एंड ही नहीं है, ठीक है ना। तो आजकल ये कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है, थर्ड पार्ट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, थर्ड पार्ट हैज कॉन्ट्राडिक्शन नाउअडेज। एनीवे हम उसको पढ़ते हैं। अब देखो, अपने टाइम में तो बड़ा काम किया। जो इंसान पहली बार बहुत कुछ खोज करता है उसको हम महान आदमी मानते हैं। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself। मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट इवनली, मतलब एक सब जगह समान रूप से पॉइंट लगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट लगाते जाएंगे, पॉइंट इवनली बिखरे पड़े हैं। तो दिस इज द लाइन, उसने उसको लाइन, इसको लाइन बोल दिया, दिस इज द लाइन। नाउअडेज वी कॉल इट लाइन सेगमेंट। पॉइंट इवनली पड़े हैं। फिफ्थ वाला, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस वो होती है जिसमें खाली लेंथ और ब्रेथ होता है। मान लो मैं एक पेपर है, इसको मैं एक सरफेस बोल, इट इज विजिबल, यस इट इज, इट इज ओनली सरफेस, ठीक है। तो इसमें क्या ओनली लेंथ एंड ब्रेथ है। तो वापस पढ़े, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ये भी एक सरफेस है जिसमें लंबाई है, चौड़ाई और कुछ नहीं है।
द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन, इसके एज किनारे है ना, दे आर लाइन, ये लाइन है, इधर भी लाइन है ना विजिबल, दिस इज ऑल्सो दिस इज लाइन, एजेस आर लाइन, वेरी इजी, ऑलरेडी यू नो इट. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. मतलब क्या है, एक प्लेन सरफेस ऐसी जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस इवनली, इवनली मतलब इक्वल डिस्टेंस में, इवनली मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है. तो ये जैसे मान लो पेपर है, इसको क्या, दिस इज द सरफेस, मैं इसको बोलूंगा सारी लाइन ऐसे लाइन द इवनली लाइन लाइक इवन इक्वल डिस्टेंस में लाइंस आर लाइंग हियर, ऑलराइट. अब मैं और बहुत सारी लाइनें खींचूं तो पूरा पूरा काला काला कजरारा बन जाएगा, ठीक है ना, समझ आया ना. तो मैनी लाइंस आर देयर, ओके. और लाइन शुड बी इवनली, लाइन शुड हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द, दिस इज द सरफेस. तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू आस्क इन योर एग्जामिनेशन. सो दिस डेफिनेशन आप एक हैव अ लुक, दे आर रिटन इन योर बुक, पेज नंबर 80 पे मैंने लिखा. आपको अपनी नोटबुक में चीजें नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ लिखे, यू कैन सी दे आर रिटन हियर. ऑलराइट बच्चों, विजिबल, ओके, ये है ना, यू कैन सी नाउ, ओके. यू कैन रीड फ्रॉम हियर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, वीडियो में देख सकते हैं. और पेज नंबर 80 में लिखा हुआ है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. Moving on to next topic, axioms and postulates. Euclid's axioms and postulates. बच्चों, he is written here. I am reading out to you from page 81 of your textbook. Starting with his definition, Euclid assumed certain properties which were not to be proved. ऐसी properties जिनको prove करने की जरूरत नहीं थी. These assumptions are actually obvious यूनिवर्सल ट्रूथ. ये सार्वत्रिक सत्य थी, यूनिवर्सली ट्रूथ थी, इनको और सबूत देने की जरूरत नहीं थी. देवर सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट. तो अब इनमें ये दो टाइप की थी, एक्सियम्स थी, पोस्टुलेट थी. एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट थी बच्चों. पहले पोस्टुलेट पढ़ते हैं. दीज एग्जाम्पशंस वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री ओनली. ये ज्योमेट्री के बारे में, जैसे लाइंस, एंगल्स, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, उस तरह की थी, ठीक है ना. And these assumptions were used throughout mathematics, not only specific to geometry. ये थोड़ी चीजें ध्यान रखना, ये तो ओनली ज्योमेट्री में थी. ट्राइंगल हो गया, लाइन, पॉइंट, ऐसा लाइन सेगमेंट, ऑलराइट, प्लेन हो गया, और ये क्या पूरी मैथ में थी. एक समझ आई बात. और ये दोनों चीजें, इनको एजम्पशंस बोलते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ थे, इनको और साबित करने की जरूरत नहीं थी. दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड. हाँ, इनका हम यूज करते हैं बात और चीजों को प्रूव करने में, ठीक है. दे आर यूज एज ए प्रूव टू प्रूव अदर थिंग्स. ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना. ये खुद एक सबूत का काम करते हैं दूसरी चीजों को साबित करने में, प्रूव करने में. अब बच्चों देखते हैं आगे. यूक्लिड्स एक्सियम देखिएगा, जस्ट विजिबल टू यू. मैं आपकी बुक से लिखा रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग डाउन ऑन द बोर्ड. Euclid, they are not in order, are given below. देखो क्या था उसमें. For details about axiom and postulate, refer to appendix 1. Some of Euclid axioms not in order are given below. Things which are equal to the same thing are equal to one another. ये ध्यान रखना. कोई चीज़ है जैसे A B के बराबर है, C also B के बराबर है, इसका मतलब A and C इक्वल होंगे. ये तो मैं आपको ऐसे सुनाऊंगा. नंबर 2 में इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन होल्स आर इक्वल. बच्चों जैसे मान लो 10 बराबर 10 है, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया तो 10 + 3 बराबर 10 + 3 होगा. ये भी बहुत आसान है. इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन रिमाइंडर्स आर इक्वल. ये भी समझ में आ गया. दोनों तरफ सेम चीज आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर्स भी सेम होंगे. 4 में थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर. यानी कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे को ढक लेना. तो कोई एक चीज दूसरी चीज को ढक लेती है तो वो एक दूसरे के बराबर होती है. जैसे अब एक हथेली को आप अपनी एक राइट हैंड की हथेली को और लेफ्ट हैंड की हथेली को ऊपर रख दीजिएगा, वो पूरा पूरा ढक लेती है. दैट मीन्स दोनों हथेलियां इक्वल है. नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ये देखो, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. आपको वैसे ही पता है, होल मीन्स पूरा. कोई अपने टुकड़े से तो पूरा पार्ट बड़ा ही होता है. इसको ज़्यादा आप हंसना नहीं है, बिल्कुल आसान. आपको सब चीज़ें पता है इसलिए आप हंस रहे होंगे. थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ये समझ में आया. जैसे ए के पास बी से डबल रुपया है, सी के पास
बी से डबल रुपया है तो ए और सी इक्वल हुआ ना। क्या बोल रहा है, पार्ट सी लगे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी बी ए का डबल है, सी बी ए का डबल है, दैट मीन्स ए एंड सी, बी ए का डबल है, सी ए का डबल है, मीन्स बी एंड सी आर इक्वल। नंबर 7 में थिंग्स विच आर हाउस ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन है ना अदर, यानी दो चीजें किसी एक थर्ड चीज की आधी आधी है तो दोनों आपस में इक्वल होगा। जैसे मैं बोलूँ ए के पास बी से आधा माल है, सी के पास भी बी से आधा माल है, तो ए एंड सी इक्वल होगा। ये चीजें ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड एग्जाम वाला बोलो तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप इनको नोट कर लेना अपनी बुक को, ठीक है। अदरवाइज दे आर रिटन इन योर बुक, ओके। तो ये पहले आपको ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड इक्वल, ओके, थिंग्स विच आर इक्वल टू, कोई दिक्कत, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको प्रूफ में यूज करेंगे। ऑलराइट, ध्यान रखना, फिर थोड़ा ज्यादा यूज होगा नहीं, तो ये आप इनको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट हम पढ़ते हैं, उसकी कुछ 5 पोस्टुलेट पढ़ते हैं, कुछ एक एग्जाम्स देखते हैं बच्चों। एग्जाम आपने कर लिया। पोस्टुलेट 1 में स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पढ़ी, बिल्कुल आसान। अब आप इसको क्या पढ़े, ये किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये पॉइंट है, आप यहाँ से यू कैन ड्रॉ अ लाइन इजीली। क्या दिक्कत है, आपने क्या पढ़ा, दिस इज इजी, ओके, स्ट्रेट लाइन। अब इसको आगे बढ़ा सकते, दिस स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट एनी अदर पॉइंट, पोस्टुलेट 1 बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। नंबर एग्जाम नंबर 5.1 में गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये, देयर इज ए यूनिक लाइन, यूनिक मींस इस दुनिया में अकेली एक ही लाइन है, दैट पासेस थ्रू देम, यानी 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू, 2 बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, एक ही रेखा गुजर सकती है। ये बात समझ में आई। अब इसके अलावा दूसरी लाइन नहीं गुजरेगी, और गुजरेगी तो लाइन सेम ही होगी, तो याद रखना 2 पॉइंट से एक ही लाइन गुजर सकती है, सिर्फ एक, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये एग्जाम 5.1 आपका खत्म हो गया। अगला क्या बच्चों, पोस्टुलेट 2, 3, 4, 5 फटाफट समझा देता आपको, खत्म करते, फिर एग्जाम चालू करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, पोस्टुलेट नंबर 2, a terminated line can be produced independently। टर्मिनेट मतलब जो लाइन खत्म हो गई है, मतलब ये मान लाइन यहाँ पे यहाँ दोनों तरफ खत्म हो गई, लाइन इधर खत्म हो गई है तो इस लाइन में इधर बढ़ा सकते हैं, इन दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। द लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, यानी जो लाइन खत्म हो चुकी है उस लाइन को दोनों तरफ हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। बहुत आसान है, आपको सब आता ही है, यू ऑलरेडी नो इट। पोस्टुलेट 3 में क्या है, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस, यानी ये भी कोई बताने की चीज है, किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का आप सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू 1 एंगल, ये कोई बड़ी बात है, सारे राइट एंगल इक्वल ही होते हैं, समझा नहीं क्यों, ऑल राइट एंगल 90 डिग्री, ये समझ में आ गया। पोस्टुलेट 1, 2, 3, 4 आगे समझ में, फालतू अभी ये आपका भेजा फ्राई हो रहा होगा। ऑलराइट, एक पोस्टुलेट बाकी उसको जैसे कर निपटा लो। पोस्टुलेट 5th की लैंग्वेज थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं समझा देता हूं। 5वीं पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 5, विजिबल टू योर ऑल और इसकी इंग्लिश ग्रामर थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाए। इफ ए स्ट्रेट लाइन, पहले मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, फिर उसको हिंदी में भी समझाऊंगा, ठीक है ना, फिर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, फिर डायग्राम से समझाऊंगा। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन में पड़ती है, पहले इतने का मैं डायग्राम बना देखो, लेट मी मेक डायग्राम। ये 2 लाइनें हैं, कोई भी लाइन है, दे आर द 2 लाइन्स, लेट मी मेक दिस 2 लाइन्स। अभी थोड़ा और बढ़ा, these are the 2 lines। एक स्ट्रेट लाइन, मान लो दिस इज द लाइन, जिसका जिक्र करें, लाइन मैंने बोल दिया L, M और ये N का, तो P का, तो छोटा P। लाइन्स का नाम स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड नाउ द 2 लाइन्स। अब ए स्ट्रेट लाइन यानी लाइन P, स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अब इस लाइन का सेम साइड या तो लेफ्ट वाला है राइट वाला। इंटीरियर एंगल कौन है,
ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है 3 एंड इंटीरियर एंगल इज 4. देयर आर 4 इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. समझ में आया? अब सेम साइड में 1 and 2, एंगल 1 and एंगल 2 आर ऑन द सेम साइड, एंगल 3 and एंगल 4 आर ऑन द सेम साइड. ठीक है? अब सेम साइड टेकन टुगेदर माने सेम साइड वाले एंगल का सम करो. टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, यानी दोनों का सम. 2 राइट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री जितना. एक राइट एंगल 90 का, 2 राइट एंगल 180 डिग्री का. अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, देन द 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन एल एंड एम, इफ प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली, यानी इसको इधर पूरा बढ़ाओ, इधर भी बढ़ा दो, इसको भी, यानी दोनों लाइनों को दोनों तरफ इनफिनिटली आप बढ़ा दो, देन दीज 2 लाइन्स मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स. अब एक बात बताते हैं, इन दोनों लाइनों को अगर मैं बढ़ाऊं, तो बढ़ा दूं, इधर बढ़ी, बढ़ गई, बढ़ा. अब आपको क्या लगता है, ये दोनों लाइन इधर मिल रही, इधर बढ़ेगी तो लाइनें तो और चौड़ी हो जाएगी. तो इधर आपको लगता नहीं कि लाइनें कभी जिंदगी में आपस में मिलेगी, इधर ही बढ़ी. 1 एंगल 1 और एंगल 2 का सम आपको क्या लगता है? एंगल 3 एंड एंगल 4 का सम आपको क्या, कितना भी है? तो इनका सम मैं बोलूं 180 डिग्री से कम है. 1 + 2 इज लेस देन 180 डिग्री, ये मोर देन 180 डिग्री. एंगल 3 + एंगल 4 द सम इज मोर देन 180 डिग्री. ये प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा इसको देसी भाषा में समझाता हूं. इस लाइन के जिस तरफ दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, तो उस तरफ वो लाइनें मिलेगी, उधर ये एल एंड एम मिलेगी. 1 + 2 180 से कम है, छोटा है, तो इधर मिलेगी. अगर ये 3 + 4 छोटा होता तो इस तरफ मिलती है. समझ में आया ना? तो इधर तो नहीं मिलेगी ना. क्लियर है? वापस पढ़ाता हूं. इफ ए स्ट्रेट लाइन, मान लो लाइन पी है, मैं थोड़ा आपको इधर लिखा, मैंने लाइन ले दिया पी. लाइन पी फॉलोइंग 2 स्ट्रेट लाइन्स कौन सा? एल एंड एम. एल एंड एम लाइन कौन सा? एल एंड एम. 2 लाइन एल एंड एम करते हैं, एल और 2 लाइन. पी एल और एम पे पड़ती है. मैच इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट. इस पी के सेम साइड में एंगल 1 एंड एंगल 2 बनते हैं, और सेम साइड में एंगल 3 और एंगल 4 पड़ते हैं. 1 and 2 सेम साइड, 3 and 4 सेम साइड. टेकन टुगेदर में इन दोनों एंगल का सम किया, लेस देन 2 राइट एंगल, यानी दोनों एंगल का 1 + 2 अगर 2 राइट एंगल से कम है, तो ये दोनों लाइनें अगर इनफिनिटली बढ़ाएगी दोनों तरफ, उधर मिलेगी जिधर इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होता है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट नंबर 5. मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट नंबर 5 समझ में आया होगा आपको? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. थ्योरम 5.1 है कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैनॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन. मतलब आप 2 लाइन तो सीधी होती है, ये लाइनें अगर पैरेलल है तो ये कभी मिलेगी नहीं. लाइनें अगर ऐसी है, एक बार मिली. अब इसमें एक 1 पॉइंट कॉमन, इसमें नो पॉइंट कॉमन, 0, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, 1 पॉइंट कॉमन. अब आप कितना भी कर लो 1 पॉइंट कॉमन, 1 पॉइंट कॉमन है. तो 2 लाइनें ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट कॉमन रख सकती है, अदरवाइज उनमें कोई पॉइंट अगर पैरेलल है तो देयर विल नॉट बी एनी पॉइंट कॉमन. अगर ये एक दूसरे को मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, देयर विल बी ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन. एंड लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 5. एक्सरसाइज 5.1 है 5.1. 5.1 में चलते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल है, राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में एक एक पढ़ते हैं. ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. थ्रू का स्पेलिंग मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा, THRU, अदरवाइज होता है THROUGH. एक बिंदु से सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है, क्या ऐसा होगा? मैं आपको बता दूं. सपोज दिस इज 1 पॉइंट, इस पॉइंट से ये लाइन गुजरी, ये लाइन गुजरी, ये लाइन गुजरी, ये लाइन गुजरी. सो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया. एक लाइन से इनफिनिटली मैनी लाइन्स गुजर सकती है.
नंबर 2 में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नो, ये भी फॉल्स है, क्योंकि दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स, सो दिस ऑल्सो फॉल्स। A terminated line can be produced independently on both sides. Yes, अभी आपने पढ़ा था, ये दो बिंदु है, ओके, और लाइन टर्मिनेट हो गई यहाँ पे, तो ये इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, दोनों तरफ बढ़ सकती है। दिस इज ट्रू, ये सच है, ये सत्य घटना है। टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल, इसमें क्या बताने की जरूरत है, ये दिस इज ट्रू। सर्कल्स इक्वल है तो ट्रू हो गया। ए बी पी क्यू के बराबर, पी क्यू एक्स वाई के बराबर, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। यस, थिंग्स इक्वल टू वन अनदर आर, थिंग्स इक्वल टू, क्या पढ़ा आपने, पढ़ा था ना अभी कोई चीजें, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पहली थी थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, उसमें एग्जाम में पढ़ा था ना, तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। ए बी पी क्यू के बराबर, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है, ए बी एंड एक्स वाई आर इक्वल टू सेम थिंग, देयरफॉर दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो एफ एफ टी टी, ये भी टी, दिस ऑल्सो ट्रू, ओके। तो एफ एफ टी टी टी, एफ एफ टी 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 हो गया। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या है आपके लिए। पार्ट 2 में बोला डिफाइन कीजिएगा, डेफिनेशन कीजिएगा। गिव डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर एनी अदर डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल लाइंस, लाइंस विच आर ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे आर नोन एज पैरेलल लाइंस। जैसे पैरेलल लाइंस की क्या डेफिनेशन है, ये हमेशा एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे। दूसरी डेफिनेशन क्या सकते हैं, द लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर, द लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर, वो भी कर सकते हैं। ये एग्जाम में आपके आने का चांस नहीं है। परपेंडिकुलर लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलती है। लाइन बोले तो एरो मार्क होगा, ठीक है ना। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या विच क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल, तो आप दूसरे डेफिनेशन राइट एंगल की जगह 90 डिग्री डाल देने का। या द लाइंस विच आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल मीन्स होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर। लाइन सेगमेंट, इट इज पार्ट ऑफ लाइन, इट इज पार्ट ऑफ लाइन, कोई दिक्कत नहीं। या दूसरी डेफिनेशन, इट इज सेगमेंट ऑफ लाइन, वर्ड चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, देखते हैं इसमें अगली डेफिनेशन क्या है, इस आप नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम सर्कल, सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस, मान लीजिए सेंटर है, इस सर्कल दिस इज रेडियस, इस पॉइंट से लेके सर्कल तक डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, रेडियस। दूसरी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, हाफ ऑफ द डायमीटर इज नोन एज, हाफ ऑफ द डायमीटर इज नोन एज रेडियस, क्योंकि पूछा इज देयर एनी अदर डेफिनेशन, यू कैन डिफाइन। स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। बाकी अदर डेफिनेशन में आप कुछ भी घुमा फिरा दे सकते हैं। ए रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री, ए रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज ऑल्सो ए स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादा झमेला कुछ नहीं है। कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। Given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. There exists at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any independent terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid postulate? Excellent. This question एक मिनट इसको भी देखते हैं आराम से, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना पहले। क्वेश्चन 3 में आपके सामने रखता हूं, कैमरे के सामने बुक रख देता हूं, सो दैट यू कैन व्यू इट इजीली केयरफुली। कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Number 2 is there exists at least 3 points that are not on the same line. पूछ रहा है, do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid postulate? Explain. तो पहली बात तो मैं बता दूं, ये सवाल बिल्कुल हलवा है, एग्जाम में आने के चांसेस भी इसके नील है। फिर भी आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे सॉल्यूशन में लिखा, यू कैन रीड देम।
अब होम में कंप्लीट कर लेना फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी ये क्वेश्चन आपके आने का नहीं है। मैं अगला क्वेश्चन में आंसर में से मैं आपके सामने कर रहा हूँ, दीज आर आंसर्स गिवन टू यू। देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स which the students should list. They are consistent because they deal with two different situations. Says one, the condition of question 1, part 1 says that given 2 points A and B, there is a point C lying on the lines in between them. अच्छा, number 2 point क्या बोलता है? Says that number 2 वाला says that given A and B, you can take C not lying on the line through A and B. These postulates do not follow from Euclid's postulate. However, they follow from axiom 5.1. 5.1 क्या बोलती थी? Through two points only unique line can be drawn. यानी दो बिंदुओं से सिर्फ यूनिक लाइन ड्रॉ की जा सकते हैं। क्वेश्चन 3 तो आप बिल्कुल ही बकवास टाइप का, दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इसको कंप्लीट कर लो। Question 4. Question 4 very important. Very important. Very important. आपके एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन 4 आएगा, एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा वो जरूर आएगा। इनको आप दोनों को ध्यान से पढ़ना, पक्का इसको लिख लेना। क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन नंबर 6 में से एक पक्का, गारंटी, शर्त लगा लो 100 रुपए की, आपके एग्जाम में 4th क्वेश्चन या 6th में से ही एक आएगा। दिया हुआ है पॉइंट ए, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, प्रूव दैट ए सी इक्वल टू 1/2 बी सी। यानी ए सी और बी सी बराबर है, ए एंड बी के बीच में पॉइंट सी है। मतलब यह है कि सी ए एंड बी का मिड पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल में है। आपको प्रूव करना है ए सी इक्वल 1/2 ए बी। स्टार्ट करते हैं। ए सी इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है, डायग्राम बना देना, 4 नंबर का आएगा। अब ए सी और ये बी दोनों तरफ मैंने इधर भी ए सी ऐड किया है और इधर भी ए सी ऐड किया, दोनों तरफ ए सी ऐड कर दिया। इसमें भी ए सी ऐड कर दिया, इसमें भी ए सी ऐड कर दिया। लिख देना इक्वल एडेड टू इक्वल। यूक्लिड वाला एग्जाम था ना, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन उसका आंसर ठीक है ना, सेम रहता है। ओके, फिर ए सी प्लस ए सी मिलके ये तो 2 AC हो गया, 2 AC हो गया। फिर ए सी प्लस बी सी, देखो ये ए सी और बी सी मिलके ए बी जितना है ना, समझ आ रही? ए सी बी सी मिलके ए बी जितना हो गया। यहां लिख देना ए सी प्लस बी सी कोइंसाइड ए बी, मतलब ए सी और बी सी दोनों का सम करो तो ए बी को ढक लेता पूरा। थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। ए सी प्लस बी सी ए बी को कोइंसाइड करते तो ए सी प्लस बी सी ए बी के जितना हो गया। अब यहाँ 2 इंटू ए सी, 2 नीचे आ गया तो ए सी इक्वल टू 1/2 बी। हैंस प्रूव्ड, नोट कर लेना, लिख के इसको पक्का याद करना। 4 लाइन का प्रूफ है, एक इसका डायग्राम है। अगर डायग्राम नहीं बना तो 1 नंबर फिर से कटेगा। नोट कर लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार रेटिंग दो इस सवाल को। क्वेश्चन 6 में वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4th और 6th में से आपके एग्जाम में एक आएगा पक्का। इन फिगर ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी एंड बी डी आर इक्वल, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। आपको प्रूव करना, आपको बिल्कुल आराम से धीरे करना है। यूक्लिड की एग्जाम्स लगाना, इक्वल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स या इक्वल एडेड टू इक्वल्स, ये ध्यान रखना। ए सी एंड बी डी ये इक्वल आपको दिया हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब यहां से आप देखिए ए सी किसके बराबर है? ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि पॉइंट बी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। समझ आया? पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी ए एंड सी के बीच में, इसलिए ए बी प्लस बी सी मिलके ए सी जितना होता है। फिर बी डी किसके, देखो ए सी की जगह ये लिख लिया, बी डी किसके बराबर है? बी डी या बी सी प्लस सी डी के बराबर बी डी है। समझ आया? क्योंकि पॉइंट सी लाइज बिटवीन बी एंड डी। अब ए सी का वैल्यू ये पकड़ करके ए सी का वैल्यू ये वाला यहां रख दो, बी डी का वैल्यू ये वाला यहां रख दो।
समझ आया? ये AC इधर रख दिया, BD का वैल्यू यहाँ रख दिया, लिखना पुटिंग वैल्यूज ऑफ AC एंड BD फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो AC की जगह AB प्लस BC मैंने यहाँ लिख दिया, AB प्लस BC, और इसकी जगह लिख दिया BC प्लस CD, यानी AB प्लस BC इक्वल BC प्लस CD। आजकल के जमाने में हम लोग BC को BC से ठक से काटते हैं। आप इसको थोड़ा काटना नहीं, बिकॉज यहाँ 5th चैप्टर में आपको यूक्लिड के हिसाब से चलना पड़ेगा। थोड़ी आपको 2000 या 2200-2300 साल पीछे जाना पड़ेगा, उस हिसाब से करना पड़ेगा आपको। AB प्लस BC, BC प्लस CD आ गया इधर से, और दोनों तरफ BC माइनस कर दो। यू कैन राइट माइनस BC अगर हम कर सकते हैं, फिर इधर इक्वल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, यानी इधर से BC माइनस किया है, तो देयरफॉर AB बराबर CD। उन्हें समझ आया ना? या आप इसको कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं इसको, यू कैन राइट, ये भी ठीक है। अदरवाइज आप कर सकते हैं, या करिए AB प्लस BC, इधर देखिए मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ता हूँ, BC प्लस CD माइनस BC, ठीक है। ये माइनस BC इधर से इधर दोनों से BC माइनस कर दिया, फिर इस BC के काटना, नीचे लिखना AB इक्वल टू CD, समझाया? और यहां लिख देना इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल समझ आया? इक्वल फ्रॉम इक्वल, फिर नीचे लिखना HP। किताब वाली लाइन निकाली, आप ना लिखो तो भी चलेगा, शॉर्टकट मारे तो भी चलेगा, अदरवाइज नॉट इज आल्सो करेक्ट। ये आपका चैप्टर 5 खत्म हो गया बच्चों। चैप्टर 5, अब उसके बाद 5.2 में बिल्कुल बकवास है, कुछ नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपका क्या लिखा, कुछ लिखा नहीं है। एग्जाम्पल 3 में आप खुद कर लेना, थोड़ा एक बार रीड कर लेना। 5.2 वाला कुछ भी नहीं है। और 5.2 में हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड? डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? मैं इसका सॉल्यूशन दे रखा, 5.2 का सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, जस्ट गो थ्रू देम। बट आपको मेरी एडवाइस है, आपको 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 तो पक्का इनमें से एक आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 5.2 का दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर दे रखा, आपके पास बुक है और मेरे पास भी है, तो मैं आपको जस्ट एक बार इसका दिखा देता हूँ, यू कैन सी नाउ। 5.2 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आपका आंसर दे रखा, बिकॉज इस तरह का फालतू का क्वेश्चन कभी नहीं आता। जस्ट रीड इट, गो थ्रू एंड फॉर योर नॉलेज, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू प्रेस यू या प्रेशराइज यू टू रीड दिस क्वेश्चन। समझ आया ना? किताब इधर ही है, बट आपके पास भी किताब है, आप अपनी किताब से बेटर लिख सकते हैं। सो मेरी तरफ से चैप्टर 5 इज ओवर नाउ। ऑलराइट, पढ़िएगा। वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट करना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।